गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप पढ़ रहे हैं उस टाइम की विश आप एक्सेप्ट कर लें। लीजिए, मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थर्ड लेक्चर लेके आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। और आज जैसा कि आप पेज पे देख रहे हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी लिखा है, ईपी लिख सकते हैं, ईडी लिख सकते हैं, ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी दोज फैक्टर्स विच मेक द डिमांड इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब इलास्टिक इनइलास्टिक तो आप जानते हैं, देखो ये मत बोलना कि मेरे को नहीं पता। ईडी ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, ईडी लेस देन 1 इनइलास्टिक। बहुत बार आप कर चुके हैं, आपको पता है, मुझे पता है आपको आता है, ठीक है जी। अब ये मत कहना कि नहीं पता, यहां कंफ्यूज नहीं होना जी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट से जी। फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। First determinant is nature of the commodity. According to nature, commodities are of three types. First, necessary goods. Second, comfortable goods, spelling mistake, comfortable goods. And third is लग्जरी गुड्स। ये कंफर्टेबल को ठीक कर दूं, कंफर्टेबल गुड्स, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेसेसरी गुड्स लाइक फूड, बुक्स, मेडिसिन, salt, etc. are of inelastic demand. Inelastic stands for in these goods ED less than 1. Comfortable goods like scooter, cooler, TV, LPG stove, etc. are of यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप बहुत अच्छी तरह से इन सब चीजों से फैमिलियर हैं, हम पहली क्लास में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। थर्ड इज लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स लाइक एयर कंडीशन, डिलक्स कार्स, एक्सपेंसिव फर्नीचर, गोल्ड, डायमंड, एटसेट्रा आर ऑफ इलास्टिक डिमांड, मींस ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। नेचर के अकॉर्डिंग 3, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरीज। ठीक है जी। नेसेसिटी तो चाहिए, डिमांड इज इनइलास्टिक। कंफर्ट ठीक है भाई, प्राइस कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, या नेसेसिटीज का लेवल पूरा हो गया, अब कहां जाऊं? अब मुझे चाहिए कंफर्टेबल, ईडी इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद अब लेवल बढ़ा, कहां जाओगे? लग्जरी। लग्जरी में ईडी ग्रेटर देन 1। मैंने आपको 1 2 3 पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पे चढ़ो। पहली पे नेसेसिटी चाहिए भाई, हाँ आ गया। अब दूसरी पे कंफर्ट चाहिए, फिर उसके बाद टॉप पे जब पहुंच गए तो लग्जरी चाहिए। ऐसे ही ईडी को बढ़ाते जाओ, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1। क्लियर है? अब याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इस अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट को हम दो केसेस में बांट देते हैं। आइदर सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल और सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल। इफ सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, then demand is inelastic, means ED less than 1. For example, tea, coffee, Pepsi, Coke, shirt, t-shirt, ink pen, ball pen, in these goods demand is
अवेलेबल देन डिमांड इज इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है देन डिमांड इज इलास्टिक। सॉरी फॉर द मिस्टेक। जैसे टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, शर्ट, टी शर्ट, इंक पेन, बॉल पेन, इन दीज गुड्स इफ प्राइस ऑफ वन राइजेस कंज्यूमर विल शिफ्ट टू द कंजम्पशन ऑफ अनदर। टी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी पे आ जाएगा, पेप्सी का बढ़ेगा, कोक पे आ जाएगा, शर्ट का प्राइस बढ़ा, टी शर्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। सो डिमांड इज इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1। दोबारा लिख देता हूं, ईडी ग्रेटर देन 1 इफ सब्सटीट्यूट इज नॉट अवेलेबल। अब नहीं अवेलेबल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। देन डिमांड इज इनइलास्टिक, ईडी less than 1। if any commodity does not have close substitute in the market then its demand is inelastic। for example हम electricity ले लेते हैं, we don't have any close substitute of electricity in the market, so its demand is inelastic। clear? third is income of the consumer। third is income of the consumer। we divide income of the consumer in 3 parts। देखिए बहुत ध्यान से देखना यहां पे। फर्स्ट रिच कंज्यूमर्स, सेकंड पुअर एंड थर्ड इज मिडिल क्लास। लो जी, अब मैं रिच और पुअर को एक ही कैटेगरी में डाल देता हूं अकॉर्डिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोथ रिच एंड पुअर कंज्यूमर्स हैव इनइलास्टिक डिमांड, ईडी लेस देन 1, while मिडिल क्लास हैव इलास्टिक डिमांड यानी ईडी ग्रेटर देन 1। बट सर क्वेश्चन आ रहा है व्हाई, क्यों ऐसा हुआ? देखिए रिच कंज्यूमर हैज वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम, उसे प्राइस के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है बहुत पैसे हैं, महंगा सस्ता है, अरे लो ना, डिमांड पूरी होनी चाहिए। बट पुअर की डिमांड इतनी कम है कि उसमें और कमी कर पाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा पुलर है, रिक्शे वाला है, उसको क्या चाहिए? पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए छत। वो कोई डेनिम की जीन्स थोड़ी मांग रहा है, उसे कोई एयर कंडीशन थोड़ी चाहिए, उसे कोई बहुत बढ़िया खाना थोड़ी चाहिए, दाल रोटी मिल जाए, अचार के साथ मिल जाए, उसकी डिमांड है रोटी, और उसमें एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ईडी लेस देन 1। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 मींस डिमांड इज इनइलास्टिक। अब मिडिल क्लास की बात करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास हैज लिमिटेड इनकम along with very high degree of demonstration effect। मिडिल क्लास के पास बहुत सीमित सी इनकम है और वो उस इनकम से अपना सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए डिमांड इलास्टिक है। कोई चीज महंगी होगी उसको एडजस्ट करेगा ताकि दूसरे को चेंज ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो वो मिल्क की डिमांड अगर कम नहीं करेगा तो उसे कुछ और कम करना पड़ेगा, फूड आर्टिकल में से कम करना पड़ेगा, बच्चों की फीस में से कम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि वो मिल्क की डिमांड को एडजस्ट कर लेगा। यानी डिमांड फॉर मिडिल क्लास इज इलास्टिक while डिमांड फॉर रिच एंड पुअर कंज्यूमर्स इज इन इलास्टिक। क्यों? रिच की इसलिए क्योंकि रिच के पास बहुत पैसा है, उसे प्राइस के चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और पुअर की डिमांड इतनी कम है कि उसमें और एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अब यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बात करता हूं हैबिट की, तो देखिए बेटा हमारी बुक्स में एक मुझे बड़ी शिकायत है कि जब हम हैबिट की बात करते हैं तो वो कहता है कि कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल टू द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, कि अगर कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाता है, किसका? हम हैबिचुअल होते हैं, देखिए टी के, कॉफी, नेट सर्फिंग,
प्लेइंग गेम्स एटसेट्रा, इन सब चीजों के हैबिचुअल हो जाते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वो लिखता है इफ कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल ऑफ सिगरेट, लीकर, टबैको, ड्रग्स एटसेट्रा। देखिए बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, हैबिचुअल हम हमेशा अच्छी चीजों के होते हैं, गलत चीजें जो हैं, जो खराब चीजें हैं, उनकी एडिक्शन होती है। जिन गुड्स की एडिक्शन होती है वहां पर ED इज इक्वल्स टू 0, यानी डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन जिन चीजों की हैबिट हो जाती है वहां डिमांड इज इनइलास्टिक। अब एक्सप्लेनेशन सुनिए, commodities of which consumer become habitual like tea, coffee, net surfing, Facebook, WhatsApp, social media, playing video games, etc. In these goods demand is inelastic, means ED less than 1. But the goods like cigarette, tobacco chewing, liquor or narcotic drugs etc, in these goods consumer become addicted and demand is perfectly inelastic। अब देखिए शराब पीने वाला इनइलास्टिक नहीं बोल सकते, वो एडिक्शन में अगर आ जाएगा तो शाम को चाहे उसे कुछ बेच के शराब पीनी पड़े वो पिएगा, महंगी सस्ती डजंट मैटर। आपने अभी देखा कोविड-19 में जब गवर्नमेंट ने जैसे ही शराब के ठेके खोले तो लोग जिनके पास, जो लोग रोटी मांग के खा रहे थे, जो हेल्प पे बेस्ड थे, दे परचेज लिकर, क्योंकि यहां क्या हो गया, एडिक्शन हो गई। सो डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। फिफ्थ इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी को भी बेटा मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। देखिए, वेरी हाई प्राइस्ड गुड्स, वेरी लो प्राइस गुड्स एंड मॉडरेट, ना महंगी ना सस्ती। These 2 types of goods, very high priced and very low priced, both have inelastic demand। कैसे सर? देखिए जो बहुत महंगी चीजें होती हैं, कार है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इन चीजों में सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ डिमांड मैटर करती है। डिमांड रिमेन इनइलास्टिक, और इन चीजों को कभी भी कंज्यूमर अपने रूटीन इनकम से, अपने गिवन बजट से नहीं खरीदता, पास सेविंग से खरीदता है, या तो कोई FD तुड़वाएगा या बैंक से लोन लेगा। प्राइस डजंट मैटर, डिमांड रिमेन इनइलास्टिक। अदर फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, और वेरी लो प्राइस जो बहुत सस्ती हैं, जैसे मैच बॉक्स, कैंडल, न्यूज़पेपर, बाथ सोप्स, टूथपेस्ट, इन सब चीजों में कंज्यूमर के बजट का एक नॉमिनल सा पार्ट खर्च होता है। दैट्स व्हाई दीज गुड्स हैव इनइलास्टिक डिमांड, व्हाइल मॉडरेट प्राइस गुड्स, अब मॉडरेट प्राइस गुड्स लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विसेज, in these goods demand is elastic because these goods are purchased from routine income of the consumer। इनको कंज्यूमर अपनी रूटीन इनकम से परचेज करता है, अपनी रोजमर्रा की जो उसकी इनकम है उससे खरीदता है, बजट पे इफेक्ट पड़ता है। दैट्स व्हाई दीज गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड। क्लियर है जी? सिक्स्थ इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड की जब आप बात करते हैं, डिवाइड द टाइम पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज शॉर्ट पीरियड एंड सेकेंड इज लॉन्ग पीरियड। अब बहुत अच्छे से समझेंगे, इन शॉर्ट पीरियड
demand is inelastic, while in the long period demand is elastic. सर कैसे, पहले बताइए मुझे। देखिए शॉर्ट पीरियड में कंज्यूमर अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं कर सकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं कर सकता, while in the long period consumer can change its taste and preference। नहीं समझ आ रहा सर, एग्जाम्पल दो। देखिए मुझे परसों शादी में जाना है और शर्ट सिलवानी है मैच की, क्योंकि मार्केट में नहीं मिल रही। मैं अपने टेलर के पास जाऊंगा और चाहे वो जितनी भी सिलाई लेगा कि सर कल सिल के देनी है, चाहे आप डबल सिलाई लो चाहे ट्रिपल लो, मेरी शर्ट सिल के दो। शॉर्ट पीरियड टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं कर सकता, दूसरे टेलर के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकता, तो डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी, डिमांड इनइलास्टिक। और यही मुझे 15 दिन के बाद शादी में जाना हो, कब, 15 दिन के बाद शादी में जाना हो, तो मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर सकता हूं। मेरा टेलर अगर 100 रुपए भी सिलाई ज्यादा मांगेगा तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन चेंज माई टेलर, मैं दूसरे टेलर के पास जा सकता हूं और सिलवा सकता हूं, क्योंकि 15 दिन है, नहीं होगी फिटिंग, दोबारा करवा लेंगे। Taste and preference can be changed in the long run, so demand is elastic, while in the short period I cannot change my taste and preference, that's why demand remain inelastic. Next, seventh is proportion of income spent on the commodity। अब आप इनकम का कितना प्रोपोर्शन कमोडिटी पे स्पेंड करते हो, यह भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्पेंड इफेक्ट करता है। स्मॉल प्रोपोर्शन और लार्ज प्रोपोर्शन। इफ वी स्पेंड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द कमोडिटी देन डिमांड इज इनइलास्टिक, एंड इफ वी स्पेंड large proportion of income on the commodity then demand is elastic। सर एग्जांपल से, ऐसे नहीं। तो देखिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इनकम का छोटा सा हिस्सा कमोडिटी पे खर्च करते हो तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। जैसे अखबार 3 रुपए का है, मेरी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च होता है, महीने का 100 रुपए बिल आता है, क्योंकि संडेज वाला एडिशन थोड़ा महंगा होता होगा। अगर मान लो अखबार 3 से 4 रुपए की हो जाए तो क्या मैं अखबार बंद कर दूंगा? नहीं, क्योंकि उससे मेरे बजट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर अखबार 2.5 रुपए की हो जाएगी तो मैं 2 नहीं लूंगा, 1 ही लूंगा। मेरे बजट में बहुत स्मॉलर प्रोपोर्शन है, मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिमांड इज इनइलास्टिक। ऐसे ही अगर मान लो हम घर में 5 मेंबर हैं तो टूथपेस्ट पे पर मेंबर पर डे 1 रुपए का खर्च आता है, इतना ही साबुन पे आता है, इतना ही शैम्पू पे आता है। तो क्या हम महंगा सस्ता होने पर इनकी डिमांड को कम ज्यादा करते हैं? मान लो टूथपेस्ट 5 रुपए महंगी हो जाए तो हम क्या करेंगे, बांट लेंगे भाई, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को तू करेगा, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को तू करेगा, और संडे को कोई टूथपेस्ट नहीं करेगा। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करते हैं, इसलिए डिमांड रिमेन इनइलास्टिक। जिन पे लार्ज प्रोपोर्शन करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे, जैसे टेलीफोन सर्विसेज पे, जैसे मिल्क पे, जैसे फूड आर्टिकल्स पे, इन चीजों में डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। नाउ 8th is कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक, पेन चेंज करें, लाइक कार, पेट्रोल। अब देखिए, इफ यू हैव परचेज द कार, अगर आपने कार परचेज कर ली
तो यू हैव टू परचेज द पेट्रोल, आइदर इट्स प्राइस राइजेस और इट प्राइस फॉल्स। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड इज इनइलास्टिक। कैसी रहेगी डिमांड? इनइलास्टिक रहेगी, चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे, क्योंकि कोर कमोडिटी की डिमांड को आप पूरा नहीं कर सकते जब तक कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है जी? तो आपने अब तक 8 डिटर्मिनेंट पढ़े। पहला आपने पढ़ा, मैं एक एक करके इन सब के बारे में बात करता चलता हूं। पहला क्या है? नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर के अकॉर्डिंग गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नेसेसरी, कंफर्टेबल और लग्जरीज। नेसेसरी में लेस देन 1, कंफर्टेबल में इक्वल्स टू 1, फिर इक्वल्स टू 1 आती है ना, मेरे को एक बात आ जाती है कि डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला if ED is equals to 1. If goods are comfortable, ED is equals to 1, demand curve is rectangular hyperbola. पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ है। फिर ED greater than 1 लग्जरी गुड्स में। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो ED greater than 1। ये मिस्टेक है, इसको मैं फिर रेक्टिफाई कर रहा हूं, फिर ठीक कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। ED greater than 1 इलास्टिक, अगर नहीं है तो ED less than 1। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रिच और पुअर के लिए इनइलास्टिक और मिडिल क्लास के लिए इलास्टिक। नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। यहां ना फिर ध्यान रखना है कि हैबिट होती है अच्छी चीजों की, वहां इनइलास्टिक डिमांड होती है, और जो बुरी चीजें होती हैं, हार्मफुल हैजर्ड्स होती हैं, उनकी एडिक्शन होती है, लत लग जाती है उनकी, और जब लत लग जाती है तो ED इज इक्वल्स टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा, वेरी हाई वेरी लो एक पार्ट, और मॉडरेट प्राइस, जो बहुत महंगी और बहुत सस्ती, उन दोनों की डिमांड इनइलास्टिक, और जो मॉडरेट हैं, जो बजट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट लेती हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक। तो सर वेरी हाई प्राइस भी तो बजट पर, वेरी हाई आप रूटीन बजट से नहीं खरीदते। मैंने कार खरीदनी हो तो तनख्वाह का इंतजार नहीं करता मैं कि भाई सैलरी आएगी मैं तब कार लूंगा। कार तो मैंने बैंक से लोन लेके लेनी है, कार तो मैंने बैंक डिपॉजिट निकाल के लेनी है, कार तो मैंने FD तुड़वा के लेनी है, उसका बजट से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए डिमांड इज इनइलास्टिक। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। सर शॉर्ट पीरियड में मैं अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकता, भाई मुझे तो पसंद है कि मैं तो नटराज टेलर से ही कपड़े सिलवाऊंगा, अब वो ज्यादा सिलाई लेता है तो लेता रहे, डिमांड इज इनइलास्टिक। लेकिन लॉन्ग पीरियड, भाई देखा बहुत लंबा टाइम हो गया, वो तो बहुत ज्यादा सिलाई लेता है और कम लेते हैं, शिफ्ट कर सकता हूं कि भाई नहीं फिटिंग आएगी तो चेंज करा लेंगे। तो यहां लॉन्ग पीरियड में टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज इज पॉसिबल, इसलिए डिमांड इज इलास्टिक। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। आप कितना प्रोपोर्शन खर्च करते हैं? कम प्रोपोर्शन करते हैं तो इनइलास्टिक, और बड़ा प्रोपोर्शन करते हैं तो इलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? विच हैव जॉइंट डिमांड। क्या है जिनकी जॉइंट डिमांड? जैसे कार और पेट्रोल, पेन और इंक, मोबाइल और सिम, इन चीजों में डिमांड इज इनइलास्टिक, क्योंकि अगर आपने कोर कमोडिटी खरीद ली तो आपको कॉम्प्लीमेंट परचेज करना ही पड़ेगा। अब मैं एक टॉपिक करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं? क्योंकि जब भी कोई हम टेक्निकल टॉपिक पढ़ते हैं तो टेक्निकल टॉपिक के साथ साथ उसका सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर क्या मतलब है सिग्निफिकेंस का? सिग्निफिकेंस मींस यूज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या है सिग्निफिकेंस? एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। अब यहां 2 चीजें नई आ गई। पहली बात तो ये क्या आ गया? मोनोपोली। फिर प्राइस का डिटर्मिनेशन। अब इन दोनों चीजों को पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। मोनोपोली क्या है बेटा? मोनोपोली इज
that form of market in which there is a single seller and has full control over the market. वो अकेला सेलर जिसका मार्केट पे फुल कंट्रोल है। क्लियर है जी? और प्राइस डिटर्मिनेशन, अपनी कमोडिटी का प्राइस जब डिटरमिन करता है, ही कंसीडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे? वो देखता है कि डिमांड इलास्टिक है या फिर डिमांड इनइलास्टिक है। इफ डिमांड इज इलास्टिक देन ही विल कंसीडर लो प्राइस। क्या डिसाइड करेगा? लो प्राइस। इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, हाई प्राइस विल बी चार्ज्ड। क्लियर और नॉट? कि अगर डिमांड इलास्टिक है तो लो प्राइस चार्ज करेगा, ताकि प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए और उसकी सेल प्रोसीड्स ज्यादा हो जाए। और अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस के चेंज होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ही कैन चार्ज हायर प्राइसेस। सेकंड इज, अब देखिए ये भी एक टेक्निकल है मोनोपोली से ही कंसर्न। सेकंड इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन स्टैंड्स फॉर भेदभाव। ये मोनोपोली का ही एक, क्या बोलेंगे, टूल है। मोनोपोली की एक इंप्लीकेशन है कि मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट बायर्स और डिफरेंट मार्केट्स। कैसे सर? देखो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैन चार्ज लोअर प्राइस फॉर डोमेस्टिक यूज एंड हायर प्राइस फॉर कमर्शियल यूज, क्योंकि डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अब डोमेस्टिक यूज के लिए डिमांड इलास्टिक है भाई। डोमेस्टिक में तो क्या है, हम दिन में सारे ही ड्राइंग रूम में बैठ रहेंगे एक एसी चला के, जो कमरे से बाहर निकलेगा लाइट बंद कर देगा, पंखा नहीं चलाएगा फिजूल में, सारा दिन मोटर नहीं चलाएगा, टीवी टाइम पे चलाएंगे। डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं, डिमांड इज इलास्टिक, तो वहां लोअर प्राइस चार्ज करेगा। लेकिन कमर्शियल यूज में, अब कपड़े की दुकान में कस्टमर घुसने के बाद लाइट थोड़ी जलाओगे, सारा दिन लाइट जलेगी, सारा दिन एसी चलेगा, सारा दिन पंखे चलेंगे, डिमांड इज इनइलास्टिक। ऐसे ही आप रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट वाला तो सारा दिन एसी चला के रखेगा, क्योंकि कस्टमर के आने पे हॉल चिल्ड होना चाहिए, तभी आप वहां कॉफी पीने बैठोगे, तभी आप वहां चाय पियोगे, तभी आप वहां ऑर्डर करोगे, डोसा खाओगे। तो वहां डिमांड क्या है? इनइलास्टिक, उनसे हायर प्राइस चार्ज करेगा और डोमेस्टिक वाले से लोअर। इट इज ऑल्सो डिपेंड या बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आया? हमें आज तक नहीं पता था कि ऐसा क्यों करता है। नेक्स्ट, इज थर्ड, वेज डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी डिटर्मिनेशन। अब जब वेज डिटर्मिन करते हैं, हम कंसीडर करके देखते हैं कि फैक्टर की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। सर फैक्टर की नहीं, फैक्टर की सर्विसेज की। अब आप देखिए, मैं दो हिस्सों में बांटता हूं, एक डॉक्टर, दूसरा क्लर्क। इसी तरह से एक तरफ एडवोकेट, इधर टीचर। अब देखिए, इन दोनों की डिमांड इलास्टिक है, इसलिए इनको लोअर वेजेस ऑफर की जाती हैं। डॉक्टर और एडवोकेट की सर्विसेज की डिमांड इनइलास्टिक है, इसलिए इनको हायर वेजेस ऑफर की जाती हैं। अब मैं ऑपरेशन कराने जाऊं, डॉक्टर कह रही 30,000 फीस लूंगा, आई कैन नॉट से कि 20,000 ले लो, 25,000 ले लो। मुझे पता है कि इसकी सर्विसेज की डिमांड इनइलास्टिक है, जब 5,000 कम कर दिया और इसने ऑपरेशन ठीक नहीं किया तो मेरा तो हो जाएगा। एडवोकेट, ऐसे ही केस चल रहा है, हम कह नहीं सकते वकील साहब फीस देख लेना, कम कर लेना, क्यों? पता है केस हार गए तो। जबकि क्लर्क, क्लैरिकल काम में कुछ भी नहीं है, सर्विसेज की डिमांड इलास्टिक है। कोई गलती कर लेगा तो क्लैरिकल मिस्टेक मैं पकड़ लूंगा, क्यों करी भाई गलती, ठीक करा लेंगे। ऐसे ही टीचर का काम क्या है? टीच करना, और उसमें क्या है? क्वालिटी
साफ दिखाई दे जाती है, डिमांड क्या है, इलास्टिक है, उस चीज में हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, वहां पर उसका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं। इधर सब्स्टिट्यूट बहुत मुश्किल है, सर्विसेज की डिमांड इनइलास्टिक है, इसलिए इनको हायर वेजेस दी जाती हैं और इनको लोअर वेजेस दी जाती हैं। नेक्स्ट, फोर्थ इज प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ joint supply goods. Joint supply goods are those goods which are produced together, जैसे कॉटन एंड कॉटन सीड्स, ऐसे ही ऑयल एंड ऑयल केक्स। सुन रखा है इनका नाम? देखो, कॉटन ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है, बिस्तरे कपड़े बनाने के काम आता है। ऑयल, एडिबल ऑयल ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है। जिन चीजों को ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। ऑयल सीड, ऑयल केक्स, कपास में से निकलने वाला बीज, बिनोला, कॉटन सीड बोलते हैं। तेल के बाद, ऑयल निकालने के बाद जो वेस्टेज बचती है, खल, ऑयल केक्स, इनको कैटल कंज्यूम करता है, इसलिए इनकी डिमांड इलास्टिक है। इसलिए इस बेसिस पे इन गुड्स का हाई प्राइस डिटरमिन किया जाता है और इन गुड्स के लोअर प्राइस रखे जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है वो महंगी होने पे भी खरीदी जाएगी, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है। ह्यूमन बीइंग अपनी जरूरतों को बोल के एक्सप्रेस कर सकता है, वो मूड के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग चीजें कंज्यूम करता है, तो डिमांड इनइलास्टिक रहती है। जबकि कैटल को एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है जी, और उनका लोअर प्राइस रखा जाएगा। फिफ्थ इज helpful for international trade। अब जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमने क्या देखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप एक्सपोर्ट उन गुड्स का करेंगे जिनकी डिमांड फॉरेन में इनइलास्टिक है, ताकि आप वहां से हाई प्राइस चार्ज कर सकें। क्या चार्ज कर सकें बेटा? हाई प्राइस। इससे आपकी रिसीट्स बढ़ जाएंगी। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उन गुड्स को इंपोर्ट करें जिनकी डिमांड इलास्टिक है, ताकि आपको लोअर प्राइस पे करना पड़े और आपकी पेमेंट्स कम हो जाएं और आपका जो नेट गेन है फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड वो बढ़ जाए। इसी से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा बात? नहीं आ रही? मैं बताता हूं। देखिए, जब हमने एक्सपोर्ट करना है तो इंटरनेशनल मार्केट को स्कैन करो, देखो कौन कौन सी गुड्स की डिमांड वहां इनइलास्टिक है। हमें पता है कि यूएसए में, यूके में, गोरे, जब तक असम की चाय ना पिए तो नींद नहीं खुलती, वहां डिमांड इनइलास्टिक है। बेचो वहां पे, महंगा बिकेगा। और जब खुद खरीदो तो वो चीजें खरीदें जिनकी डिमांड यहां पे इलास्टिक है, यानी सस्ता बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अपने आप पेमेंट्स कम हो जाएंगी, रिसीट्स आपकी पहले से ज्यादा है, तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड से सरप्लस मिलेगा और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी फेवर में रहेगा। पर हम इससे उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम पीओएल का इंपोर्ट करते हैं। पीओएल मींस पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है। इसलिए हमारी पेमेंट्स ज्यादा होती हैं, रिसीट्स कम होती हैं, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या रहता है, अनफेवरेबल रहता है। हमें लोन्स लेने पड़ते हैं। ठीक है ना जी। नेक्स्ट, एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी।
अब सर ये क्या है, देखिए इसकी मैं आपको थियोरेटिकल ही एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अब तक हमने जितना पढ़ा, हमने क्या सीखा कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर इनइलास्टिक डिमांड वाली गुड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इनइलास्टिक डिमांड वाली गुड प्रोड्यूस करता है, तो वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, और हाई प्राइस चार्ज करने से वो रिच हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। बट समटाइम्स, अब ध्यान से सुनिए, बट समटाइम्स प्रोड्यूसर ऑफ इनइलास्टिक गुड्स मे बी पुअर, विच इज नोन एज पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। जैसे फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है, व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों की डिमांड इनइलास्टिक है। क्या है, इनइलास्टिक है। अब इस इनइलास्टिक होने की वजह से जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, उस टाइम प्राइस कम होता है, पर डिमांड इनइलास्टिक है, बढ़ती नहीं, सस्ते होने पे भी बढ़ती नहीं, तो फार्मर का प्रोडक्ट क्या रह जाता है, अनसोल्ड। उसे क्या करना पड़ता है, लोएस्ट प्राइस पे किसको बेचना पड़ता है, ट्रेडर्स को। इस वजह से फार्मर रिमेन पुअर, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। सर एक बार फिर से सुने, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी मींस समटाइम्स प्रोड्यूसर ऑफ inelastic goods may be poor, it is due to price elasticity of demand। जैसे फार्मर क्या करता है, व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता है, जिसको देखा जाए तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, पर हार्वेस्टिंग के टाइम जब प्राइस लो होता है तब भी डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, कंज्यूमर उतना ही खरीदता है जितनी जरूरत है, तो प्रोडक्ट क्या रह जाता है, अनसोल्ड। अनसोल्ड प्रोडक्ट को जो लोएस्ट मार्केट प्राइस है, जो सरकार ने डिटरमिन किया है, उस पर बेचना पड़ता है ट्रेडर्स को, गवर्नमेंट को, और फार्मर क्या रहता है, रिमेन पुअर। सिर्फ उसके एक्सपेंसेस कवर हो पाते हैं या उसको मिनिमम पॉसिबल अर्निंग होती है, एंड ही रिमेन पुअर। क्लियर है जी, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी है। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फिनिश कर चुके। नेक्स्ट क्लास में इनकम, क्रॉस और एडवर्टाइजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।